गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज भी हम लोग लास्ट क्लास की तरह आज भी हम लोग पढ़ेंगे वितान भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर सिल्वर वेडिंग, जिसके रचनाकार मनोहर श्याम जोशी जी हैं। और इस रचना में या फिर इस कहानी में जोशी जी ने या फिर लेखक ने बढ़ती आधुनिकता के बारे में बताया कि किस तरह से हमारा समाज एक तरफ उन्नति के मार्ग पे अग्रसर तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, अपनी परंपराओं को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं, उन्हें भूलते चले जा रहे हैं। जितना ही हम आधुनिक बन रहे हैं उतना ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी सभ्यता में पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को इस कहानी के माध्यम से जो इस कहानी के लेखक है वो दर्शाना चाह रहे हैं। इस कहानी में उन्होंने यशोधर बाबू नाम के एक पात्र का जिक्र किया है, जो कि एक बहुत ही ईमानदार, सिद्धांतवादी, आदर्शवादी व्यक्ति रहता है, जो हमेशा अपने नियमों का पालन करता है और कभी भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहता है। और इसी कारण से अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को निभाने के कारण से कहीं ना कहीं उसके परिवार में एक वैचारिक मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है। और रीज़न सिर्फ इतना रहता है कि जो बच्चे होते हैं वो थोड़े मॉडर्न ख्यालों के होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो पिता हैं, ठीक है, यानी कि यशोधर बाबू हैं, वो उनके अकॉर्डिंग रहें। लेकिन यशोधर बाबू चूँकि वो जो देखे रहते हैं कि किस तरह से वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। और इसमें एक और पात्र है किशनदा, जिनके साथ यशोधर बाबू काफ़ी समय तक अपना जीवन बिताए। तो किस तरह से वो किशनदा की बातों का पालन करते थे, किस तरह से वो उनको अपना आदर्श मानते थे, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते थे, कभी उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। तो जैसा वो अपने जीवन में किए रहते हैं वैसा ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे भी वैसा करें, वो भी हर बात उनसे पूछ के करें, हर चीज़ में उनकी राय, सलाह या मशवरा ले। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनके कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं कि उनको हर चीज़ में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि आपको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। इस तरह से बातें बोलकर वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पिता की राय या सलाह या मशवरा को अहमियत नहीं देते। तो कहीं ना कहीं इन कारणों से वो काफ़ी अपने परिवार से दुखी भी रहते हैं। और इसी कारण से एक उनके परिवार में एक वैचारिक मतभेद हो जाता है, जिसको हम एक जनरेशन गैप भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं और बच्चे अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो किस तरह से दो जनरेशन के बीच में एक गैप आ गया है, ठीक है, उनकी सोच में एक विभिन्नता आ गई है। उसी चीज़ को इसमें जो लेखक है वो बताना चाह रहे हैं। तो हम लोग लास्ट वाली क्लास में यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के बारे में पढ़े थे और उनका जो व्यक्तित्व था वो किससे ज़्यादा प्रभावित था। आज हम लोग इस क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो यशोधर बाबू का व्यक्तित्व अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो वो थे किशनदा, ठीक है। यानी कि अगर हम ये चीज़ बोले कि यशोधर बाबू का व्यक्तित्व किशनदा से प्रभावित था तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यशोधर बाबू वैसा ही सोचते थे, वैसा ही करते थे, वैसी मतलब सभ्यता, संस्कृति या फिर परंपराओं का अनुग्रहण करते थे। या फिर ये चीज़ बोला जाए कि यशोधर बाबू एक तरह से किशनदा को अपना आदर्श मानते थे, कि जिस तरीके से किशनदा अपना जीवन बिताए यशोधर बाबू भी वैसा अपना जीवन बिताना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू पर किशनदा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यों वो यशोधर बाबू उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित थे। तो अगर यशोधर बाबू सिद्धांतवादी थे, परंपरावादी थे, ईमानदार थे, तो कहीं ना कहीं अगर वो किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं तो वो भी तो इन्हीं सारी विशेषताओं के साथ वो भी तो होंगे। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये जो किशनदा थे कहीं ना कहीं वो भी क्या थे, परंपरागत सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन एक कमी ये थी कि अगर हम अपने सोच रख रहे हैं, कहीं ना कहीं किशनदा में हो गया या फिर यशोधर बाबू में हो गया, तो एक कमी ये थी कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, समय के साथ अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन किशनदा का तो चल गया, क्योंकि वो सिंगल थे, उनका अपना परिवार नहीं था, तो वो जैसे सोच लिए थे वो उसी सोच पे टिके रह के अपना जीवन व्यतीत कर लिए। लेकिन अगर हम 10 लोग के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोच है ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की भी सोच वही हो, या फिर हमें जो सही लगता है ज़रूरी नहीं है कि वही सोच उसे भी सही लगती हो।
तो इसीलिए किशनदा का जीवन तो आसानी से बीत गया, लेकिन यशोधर बाबू को अपना जीवन व्यतीत करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उनकी पत्नी से उनकी मतभेद हो जाती, कभी उनके बेटों से उनकी मतभेद हो जाती, कभी आधुनिकता ना स्वीकार करने के कारण वो पिछड़ेपन की मतलब श्रेणी में आ जाते। तो इस तरीके से उनको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का उठाना पड़ा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि क्यों वो किशनदा से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, या फिर वो क्यों किशनदा को इतना अपना आदर्श मानते थे। और रीज़न सिर्फ इतना ही रहता है कि यशोधर बाबू बहुत छोटी एज में जब अपने गांव से दिल्ली आते हैं अपने आगे के जीवन को एक नया राह दिखाने के लिए और एक मुकाम को पाने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें कोई और मदद नहीं करता उनकी, बल्कि किशनदा ही एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान रहते हैं, या फिर किशनदा ही एक ऐसे इंसान रहते हैं जो उतनी बड़ी दिल्ली में क्या करते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं और कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी मदद भी वो करते हैं। और चूँकि वो जब दिल्ली आते हैं तो उनकी उम्र काफ़ी छोटी रहती है, तो इसीलिए उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। तो किशनदा क्या करते हैं कि उन्हें अपने मेस में रसोइया बना लेते हैं, क्योंकि किशनदा का ये व्यक्तित्व रहता है कि जो भी इंसान अकेला हो वो उसकी क्या करते थे, हमेशा मदद करते थे। तो इसीलिए उनके पास यशोधर बाबू जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व थे और बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, इसी कारण से लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आते हैं तो किशनदा उनको भी स्वीकार करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अपने साथ रखते हैं। और चूँकि उनकी उम्र इतनी कम रहती है कि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यशोधर पंत को वो मेस का रसोइया बनाकर रख लेते हैं और साथ ही साथ उनको क्या करते हैं, 50 रुपये भी उधार देते हैं, जिससे वे अपने लिए कुछ कपड़े बनवा सके। क्योंकि जब वो अपने गांव से दिल्ली आए रहते हैं तो उनके पास उतने 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं रहते कि वो सही ढंग से पहन सके। तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी दिलाने में भी उनकी मदद करते हैं और साथ ही साथ उनको पैसे देकर कहीं ना कहीं वो उनको आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। उसके बाद से किशनदा क्या करते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती आती है वैसे ही वो अपने ऑफिस में अपने से नीची नौकरी नीचे वो नौकरी दिलवा देते हैं, या फिर अपने ऑफिस में जाते हैं और उनको एक काम दिलवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं किशनदा जो है वो उनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और चूँकि होता है ना कि अगर हम किसी के साथ दिन रात रहते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर काफ़ी पड़ जाता है। तो चूँकि यशोधर बाबू गांव से जब दिल्ली आए रहते हैं तो वो किशनदा के साथ ही रहते हैं। तो किशनदा जब सुबह उठते थे, शाम में कब आते थे, उनका दैनिक जीवन क्या था या दिनचर्या क्या थी, डेली रूटीन क्या था, वो सारी चीज़ें देखते थे। तो कहीं ना कहीं उनसे वो काफ़ी प्रभावित होते थे और चाहते थे कि वो भी उसी व्यक्तित्व को धारण करें। और यही कारण रहता है कि वो बार बार क्या करते हैं, किशनदा के जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि जिस तरह से किशनदा सुबह उठ जाते थे वैसे ही वो भी यशोधर बाबू भी सुबह उठ जाते थे। किशनदा दिन भर अपना काम करते थे, तो उस तरह से वो भी बाहरी आधुनिक जीवन को बिना अपनाए अपने जीवन में ही व्यस्त रहते थे और अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किशनदा जिस तरह से अपने ऑफिस से आने के बाद से प्रवचन या सत्संग में बैठ जाते थे, तो वैसे ही वो भी करते हैं कि प्रवचन या सत्संग में वो भी बैठना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी शांति महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं वो जैसा किशनदा का व्यक्तित्व रहता है या जो उनका डेली रूटीन रहता है वैसा ही वो भी क्या करते हैं, फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे वो इनसे इतना प्रभावित होते हैं कि किशनदा का ही वो व्यक्तित्व या फिर वो रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि जो उनकी दिनचर्या रहती है किशनदा की, सेम वही दिनचर्या क्या हो जाती है, इनकी भी हो जाती है। और किशनदा का चूँकि अपना कोई परिवार नहीं रहता है, इसीलिए वो पारिवारिक जीवन में या उनके दायित्वों के बारे में उतना बेहतर ढंग से नहीं जान पाते हैं। और यही कारण रहता है कि उनके साथ रहते रहते यशोधर बाबू भी मतलब यशोधर बाबू तो शादीशुदा रहते हैं, उनका अपना एक परिवार रहता है, लेकिन वो अपने परिवार के दायित्वों को उस ढंग से या फिर उस बेहतर ढंग से निर्वाह उसका नहीं कर पाते हैं जैसा उनको करना चाहिए। जैसा एक पिता के रूप में उनका व्यक्तित्व होना चाहिए वैसा वो व्यक्तित्व धारण नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं कि वो ट्राई नहीं करते हैं, वो कई बार ट्राई करते हैं कि वो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चल सकें, लेकिन उनसे वो चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि जो लोग भी पुरानी सोच सभ्यता संस्कृति को मानने वाले होते हैं वो आधुनिकता को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसी कारण से उनका परिवार में और समाज के साथ थोड़ी बहुत मतभेद होती थी, लेकिन वो कभी किसी चीज़ को
किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे और जैसा कि अपना जीवन बनाए रहते थे, जीवन का आधार बनाए थे, उसी आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू का जो व्यक्तित्व रहता है वो किशन दास से ही प्रभावित रहता है, जिसके कारण से वो भी किशन दास की तरह परंपरावादी, सिद्धांतवादी, ईमानदार और पुरानी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को मानने वाले इंसान बन जाते हैं।